हाँ जी, तो कल मैंने आप लोगों को एक जाते जाते एक होमवर्क दिया था डे 1 का। हाँ जी, तो हो गया वो। वेरी गुड यार नोमी, माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक हो। ग्रुप में नहीं ऐड कर रहे, होमवर्क नहीं मिला, जानी ये तो पीडीएफ मैंने अनरजिस्टर्ड ग्रुप पे भी भेजा था। तो चलो अभी अभी हो जाएगा, हाथ क्या वो सामने ही खुला हुआ है। तो मुझे बताते हैं इसके टोटल एसेट साइड कितनी आ रही है आप लोगों की? 13,000 की। चलो देख लेते हैं। अच्छा, हमने सो फार ये सीखा था मेरे बच्चों कि अगर हम डे 1 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस दिन की जिस दिन कंपनी को खरीदा गया है, तो उस दिन कंसोलिडेशन कैसे होगी। तो पहले मैंने आपको यह सिखाया था कि कंपनी को खरीदते वक्त कौन सी एंट्री बनाई जाती है, सेपरेट बुक्स के अंदर, और फिर उस सेपरेट बुक्स की इन्वेस्टमेंट को कटा के असल एसेट लायबिलिटी ले आते हैं। और उस सेपरेट बुक्स की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको यह बखूबी पता होना चाहिए कि आपने, हो सकता है कि जो पैसे दिए हों वो ज़्यादा दिए हों, उसकी बुक वैल्यू से भी ज़्यादा। तो आप जब इन्वेस्टमेंट को हटा के असल चीज़ें लाएंगे ना, तो अपनी असल कॉस्ट पे लेके आएंगे, जितने का आपको पड़ गया, ना कि जितने का उसकी किताबों में था। हो सकता है कि आपने कोई उसके ऊपर ओवर एंड अबव किसके पैसे पे किए हों, गुडविल के, तो वो भी आपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे पार्क करनी है। क्लियर है? चलें ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, कंपनी आजम एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ अब्दुल रहमान लिमिटेड। अच्छा भाई, और हम ये कह रहे हैं कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द लैंड हुज फेयर वैल्यू इज रुपीज 1200। अच्छा, हमने सबसे पहले एक काम ये किया, हमने कहा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। अच्छा, हमने सबसे पहले उठा लिया शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। अच्छा, शेयर कैपिटल उसका 500 का है और रिटेन अर्निंग उसकी कितनी है, 2000। अच्छा, मुझे ये पता है, प्लीज सुनना, आज मैं वापस से रिपीट करता हूं, ये कुल मिला के हो गया कितना। अगर मैं इस एसेट्स में से जो एक्विजिशन डेट के हैं ये लायबिलिटी को माइनस करूं तो भी ये आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेरे एसेट्स होते हैं वो कुछ मेरे अपने पैसे होते हैं, यानी जो मेरी वेल्थ होती है, या तो उधार के होते हैं। तो टोटल एसेट्स में से अगर उधार को माइनस कर दूं तो वेल्थ बचेगी, इसको हम नेट एसेट्स कहते हैं। वही तो है, डायरेक्टली नेट एसेट उठा लिया मैंने। अब आपको ये पता है कि इस एसेट्स में और लायबिलिटीज का नेट 2500 है। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या इस पे कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 1200 की? अच्छा, पर 1200 की है या डिफरेंशियल आएगा? क्योंकि इसकी किताबों में जो ये लैंड है और इसकी जो फेयर वैल्यू चल रही है वो 1200 चल रही है, तो इंक्रीमेंटल कितना है? 400। तो मैंने ये इसको एडजस्ट करना था। चलें, हमने कहा इसको जैसे ही एडजस्ट किया हमने, तो हमने कुल मिला के सौदा जो किया है 2900 का किया है। अच्छा, 2900 का तो उन एसेट्स का सौदा किया है जो उसकी किताबों में मौजूद हैं। आपने कितने पैसे पे किए हैं? 3500। अच्छा, जो आपने ये 3500 पे किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने तो 2900 से ज़्यादा पे किए हैं। बाकी किसके हैं? गुडविल के। तो हमने कहा कि भाई अगर मुझे यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे रखी इन्वेस्टमेंट 3500 की, और आपके नेट एसेट्स की कौन सी वैल्यू, फेयर वैल्यू 2900, 600 की गुडविल। यानी अब हमें ये बात पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर इस कंपनी के इस दिन के एसेट्स भी शामिल हैं, लायबिलिटीज भी शामिल हैं, और जो महंगा खरीदा वो पैसे भी शामिल है, और गुडविल भी शामिल है। तो अब इफ वी वांट टू डू द कंसोलिडेशन, तो आप सबसे पहले आएंगे, आपने कहा कि भाई मैं यहां पे लिखूं लैंड, तो आपने कहा 1000 प्लस 800 और प्लस 400, तो कितना आता है?
आपने कहा कि भाई अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट ले आए, वो भी महंगे दामों पे। अच्छा, फिर आपने कहा भाई बिल्डिंग, उसकी किताबों में तो है ही नहीं, है 2700 भी है, ओके, तो 4000। अच्छा, आपने जब इन्वेस्टमेंट को हटाया तो आप जब असल पैसे जितने दिए वो रिकॉर्ड करो कि ग्रुप आपको कितने का पड़ गया। अपने एसेट्स तो थे ही थे, सामने वाले जो लेके आए वो कितने के पड़ गए, तो आपने कहा 600। अब अदर एसेट्स भी ले आते हैं। हमने कहा कि भाई अब हम आ गए अदर एसेट्स पे, वो आपके पास आ रहे हैं 5000, तो कुल मिला के 13000 बस, ओके। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास शेयर कैपिटल 2200 का, क्योंकि उसको तो इक्विटी को हटा के उसके एसेट्स तो लेके आया हूं, चलें। और हमने कहा रिटेन अर्निंग उसकी आएगी या हमारे लिए कॉस्ट है, इनकम इसके बाद है, ये आ गया हिसाब किताब 4000 की है। और हमने कहा आखिर में हमारे पास जो लायबिलिटीज आएंगी वो आएंगी 6000। क्या ये मैच होता है? तो हमने सो फार सर जो अब तक अकाउंटिंग सीखी है वो सीखी सिर्फ और सिर्फ डे 1 की। अब हम अपने पास हेडिंग डाल दें जल्दी से, रिपोर्टिंग डेट अकाउंटिंग, जो कि अब इंटरेस्टिंग कहानियां शुरू होती रहेंगी यहाँ से। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों पहले ये बता दो यहाँ तक कोई इशू, क्लैरिटी है? हाँ जानी, जल्दी बता दो। अली, आमना, अक्सा, फरियाल, हंजला, हसान, मानिया, जल्दी सारे बच्चे क्लियर है? बेहतरीन है, चलें, ओके, ये बात समझ आ गई। अब आपने हेडिंग डाल दी रिपोर्टिंग डेट की, बट एक और चीज़ भी यहाँ पे लिख लें ताकि क्लियर है, विथ अभी भी हम सीख यही रहे हैं कि रिपोर्टिंग डेट पे तो जा रहे हैं, बट हमारी जो ओनरशिप है वो 100% है। सो कैन वी से कि शेयर कैपिटल सब्सिडरी का इसलिए नहीं शो होता बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट? नो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बात समझ आ रही है एक्सा? इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड यू डोंट नीड टू टेक इट आउट अगेन। आप सिंपल ये बोल रहे हो ये इन्वेस्टमेंट उसके एसेट्स और लायबिलिटी की अक्कासी कर रही है, उस इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट लायबिलिटी ले आओ, क्योंकि उस कंपनी का वजूद ही खत्म कर दिया। असल में नहीं खत्म हुआ, कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए उस कंपनी का वजूद खत्म हो गया। तो आपने बोला हम एक ही ग्रुप हैं, एग्रीड? तो आपने कहा कि भाई अगर उस कंपनी का वजूद खत्म कर दूं तो मेरे एसेट लायबिलिटीज हैं, तो उसकी इक्विटी को पूरा ही इग्नोर कर दिया, शेयर कैपिटल भी भूल गए, रिटेन अर्निंग भी, क्योंकि रिटेन अर्निंग तो मेरी कॉस्ट है, और शेयर कैपिटल रखूंगा तो ऐसा लगेगा अपने आप को शेयर दिए हुए, जबकि तो शेयर तो बाहर वालों को दिए जाते हैं। तो ये गेम थी इसके अंदर जो प्रॉपर समझी थी। अब आते हैं रिपोर्टिंग डेट पे। अच्छा, केयरफुली रीड करना है यहाँ पे, और इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो आपने हाथ के हाथ रोक के मुझसे पूछना है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था 200 पेजेस के स्टैंडर्ड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक 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 करके हमें वहाँ पहुँचना है। सुने, अब आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है वो दी हुई है कोई 31 दिसंबर की 2000। अच्छा, इससे पहले जो सवाल किए थे उसमें साल के शुरू की थी या उस दिन की थी जब खरीदा गया है? सही है ना, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे लेके चलते हैं। अब हमने ये कहा कि ये रिपोर्टिंग डेट पे दिया हुआ है। रिपोर्टिंग डेट का मतलब ये है कि पूरे साल की अकाउंटिंग दोनों कंपनीज अपने अपने हिसाब से कर चुकी हैं। अब मैं कुछ बहुत हैवी बातें कहूँगा, उसको दिमाग में फिक्स करना है तुम लोगों ने। इधर मैंने कहा साथ लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ ऑन 1 जनवरी। ये कौन सी डेट है? फर्क है ना, एक्वायर दिन किया था। और मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि इस दिन अगर बैलेंस शीट बनी होगी तो कैसी दिखेगी। इन्वेस्टमेंट हटा देंगे, असल एसेट लायबिलिटी ले आएंगे, बस इस बात पे देखो फिर बने रहना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं अगर डायरेक्ट यहाँ से शुरू करता ना, जो कि दुनिया करती है, आपको समझ ही नहीं आता। आपको पहले समझ तो आए ना कि पहले दिन पे क्या हुआ होगा और उसके आगे क्या होगा, वो सिखा रहा हूँ।
तो हम ये कहने लगे हैं कि पहले दिन याद करना कि पहले दिन पे इन्वेस्टमेंट को हटा के एसेट लायबिलिटी ले आए होंगे अगर कंसोलिडेशन करनी हुई तो, अदरवाइज दोनों कंपनीज तो अपने अपने हिसाब से चल रही है ना। ये कंसोलिडेशन आके करता कौन है? पेरेंट। वो अपने अकाउंट्स बनाएगा, वो अपने अकाउंट्स बनाएगा, फिर पेरेंट है कि उसको क्या कर देगा? कंसोलिडेट। तो कंपनी के अपने अपने वजूद हैं, पर ये एक टॉप ऑफ द लाइन फाइनेंशियल बनाए जाते हैं किसके लिए? अल्टीमेट ओनर के लिए। क्लियर है? चलें, ओके। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन all assets were equal to their fair value except a building whose fair value is against a carrying amount of or remaining useful life DVA or retained earning at the date of acquisition। अच्छा, अब बिल्कुल स्लो स्लो चलते हैं। मैंने कहा जब मैंने इस कंपनी को खरीदा था 1 साल पहले, तो उस दिन बाकी सारे एसेट में कोई पंचायत नहीं थी, सिवाय इसके के बिल्डिंग थी जिसकी फेयर वैल्यू 3000 थी और उसकी कैरिंग अमाउंट। यहां तक समझ आती है? अच्छा, तो आप थोड़ा एक पिक्चर बनाए दिमाग में कि जब मैंने इस कंपनी को खरीदा होगा तो उस दिन पे उसकी बैलेंस शीट के अंदर ये बिल्डिंग 2500 पे होगी, तो कॉस्ट पे आ रही होगी। आपने इसके कितने दिए हैं? 500 रुपए ज्यादा, तो वो इंक्रीमेंटल अमाउंट है। सही है? आगे फिर वो कह रहा है रिटेन अर्निंग उस दिन पे 800 थी, तो अभी कितनी दिख रही है? 2000 दिख रही है। तो ये क्यों? कमाया है ना, अब फर्क आएगा। आप कमाया है। पहले बताओ, यहां तक बेसिक साथ हैं? बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, पूरा क्लास इसमें लग जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, सिर्फ समझ लो एक बार कि रिपोर्टिंग तक कैसे जाना है। क्लियर है? ओके। फिर वो कह रहा है कि शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ये देखता हूँ यार उस दिन जो हुआ होगा ना उस वक्त गुडविल कितनी होगी, क्योंकि गुडविल तो उस दिन निकलती है ना जब खरीदा गया, उसके बाद तो ग्रुप हमारा हो गया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले ये किया जी, नहीं क्यों? तो वही तो लिखा हुआ है। अबे चलसी, वही तो लिखा हुआ है कि सारे एसेट्स फेयर वैल्यू के बराबर थे। तो जो मेरी किताब में एसेट सारे भंगी फेयर वैल्यू के बराबर थे, इसमें ज़्यादा क्या लिखूंगा? सही है? इधर क्या वो उतरी नहीं है कि सुबह वाली? इधर इधर। अच्छा सुनो, 500 का शेयर कैपिटल। सर आप तो ये एड एक्विजिशन बना रहे हैं ना, तो ये तो आपने रिपोर्टिंग डेट का उठा लिया। आपको कैसे पता सेम है? क्योंकि लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इधर कोई लिखा हुआ है नो चेंज इन शेयर कैपिटल सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये था। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई यहां पे आ गए हम रिटेन अर्निंग्स 800 और इन दोनों को मिला दूं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ अल्लाह की कसम, उस दिन जब इस कंपनी को खरीदा गया होगा उसमें से एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूं तो भी 1300 आएगा। तभी तो मैंने सिखाया था लंबी नहीं करना, कि एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूंगा तो बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 1300 आएगा। मैंने डायरेक्टली इक्विटी पिक कर ली है। कौन जाके एक एक एसेट को उठाए? सिंपल इक्विटी यही होगी, यानी टोटल एसेट्स में से अपनी उधार माइनस किए तो सरमाया आ गया, वो यही है। अब इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का इम्पैक्ट है, वो भी बुक वैल्यू का। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग 500, ये कितना आ गया? ये आ गया ये हिसाब किताब हो गया डे 1 का, जब खरीदी गई थी कंपनी। अच्छा, तो इस दिन आपने फिर गुडविल भी तो निकाली होगी। अच्छा, तो ये भी बता दें कि सर वो जो गुडविल आपने निकाली है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट जो की है वो कितनी की हुई है?
3,500 की, ये आ गया 3,500। और आपके पास यहाँ पे नेट एसेट्स 1800, तो गुडविल 1700 की गुडविल आ गई। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें सर कि जो मैंने ये 1700 की गुडविल निकाली है वो उस दिन निकाली थी जब इसको खरीदा गया था। और एक माइंड मैप बनाते हैं, जिस दिन आपने इसको खरीदा ना, आपने इस इन्वेस्टमेंट को हटाया होगा, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज, और ये 500 भी ऐड किया होगा, 500 बोल रहा हूँ सॉरी, 500 ही है और 1700 ही है। तो उस वक्त कंसोलिडेशन कैसे हुई होगी, दिमाग में पिक्चर बन सकती है? बिल्कुल, यहाँ तक कोई मसला नहीं है तो बताओ, फिर आगे चलूंगा। क्लियर है? पहले दिन क्लियर कर दिया था मैंने, पहले दिन हमने ये किया था, सिंपल इन्वेस्टमेंट को हटाया होगा, एसेट लाया होगा, पर बिल्डिंग में 500 अलग ऐड किए होंगे। ऐसा ही है ना? आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई थी, फिर आपने कहा गुडविल अलग ऐड की होगी क्योंकि आपने ऊपर पैसे दिए थे। इसके अलावा लायबिलिटी सीधी सीधी आ गई होगी। पहले दिन की कहानी खत्म। एग्रीड? अच्छा, अब ज़रा हम प्योर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे जो बचपन से लेकर अब तक होने चाहिए। प्लीज़ फोकस होकर सुनिएगा। हमने ये कहा कि जैसे जैसे आप रिपोर्टिंग पे आते हैं, जैसे जैसे आप रिपोर्टिंग पे आते हैं, तो रिपोर्टिंग पे आते आते कंपनी जो भी कमाती है ना, उससे उसके एसेट्स बढ़ जाते हैं। वापस थोड़ी हैवी बात कर दी, थोड़ी हैवी बात की, पर मैं वापस समझाता हूँ। सुने, अगर मैं सेल करता हूँ तो सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट एसेट डेबिट, यानी जो भी आप कमाते हो वो आपके एसेट्स में कन्वर्ट होता है। एग्रीड? तो एसेट्स क्या होते हैं, और उसकी कमाई नीचे रिटेन अर्निंग में जाती है, बैलेंस शीट टैली हो जाती है। एग्रीड? इस बात तक अलाइंड है? मैं आज बहुत हैवी बातें करूंगा। देखो, मेरे पास दो अप्रोचेस थी, या तो मैं आपको बोलूं ये करना, आंसर आ जाएगा, पर मैं आपको वो क्रक्स बताना चाहता हूं कि कभी आउट ही ना हो बैलेंस शीट। सोचने का सलीका देना चाहता हूं मैं, बस ये कर लेते हैं आज। सुनो, मैंने कहा जब भी आप ऑनलाइन वालों, आपने भी पार्टिसिपेट करना है, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप किसी कंपनी को खरीदते हो तो उस वक्त कॉस्ट होती है। ये मानते हो कि ये जो 3500 है ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रही है उस दिन के एसेट्स और लायबिलिटीज को। सही है? और इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और ये उस दिन की कहानी है। आपको नहीं लगता कि अब आपने खरीद लिया तो अब ये आपका हो गया? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा मैपिंग करना नहीं समझ आया, रोक के पूछ लेना वापस। अब आप फिर कंसोलिडेशन करोगे 1 साल बाद, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑटोमेटिक तो नहीं हो रही ना, वो तो दो कंपनीज का मिक्सचर है। अब आप कंसोलिडेशन करोगे कितने साल बाद? 1 साल बाद, रिपोर्टिंग डेट पे, जो कि होनी भी चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब आप जब इन्वेस्टमेंट को हटाओगे, मेरी बातों पे फोकस करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। अब जब आप इन्वेस्टमेंट को हटाओगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट। आप बोलोगे मैं असल एसेट लायबिलिटी ले आता हूं। मेरा आपसे पहला सवाल, असल एसेट लायबिलिटी जब लेके आओगे तो क्या उसमें गुडविल होगी? तो आपने जो पहले दिन पे किया था काम वो आज भी करोगे? पता तो है? आगे सुनो, पहले बताओ यहां तक अलाइंड है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ यहां तक अलाइंड है कि मैं रिपोर्टिंग डेट पे, मैं यहां पे लिखता भी जाता हूं, रिपोर्टिंग डेट पे फिर इन्वेस्टमेंट क्या होगी? एलिमिनेट होगी। ऐसा ही है, फिर एलिमिनेट होगी। तो अब मुझे बताओ, और एलिमिनेट होके असल एसेट एंड, ऐसा ही है? अच्छा, पर असल एसेट और लायबिलिटी जो आ जाएंगे इस पे बात करने लगा हूं मैं। अब जो असल एसेट लेके आओगे ना, उसमें गुडविल ओवर एंड अबव है, और ये बिल्डिंग ये जो है 500 ये भी है, और मजीद एसेट ज्यादा आएंगे जिसकी इनकम आएगी। देखो वापस से, आप जो ये 3500 लेके बैठे हुए थे ना, ये वैल्यू थी डे 1 की। अब आप आ गए रिपोर्टिंग डेट पे, तो आप इन्वेस्टमेंट को हटाओगे ना, मानिया ने बिल्कुल सही कहा, आप जो एसेट्स आएंगे वो ज्यादा आएंगे आपके पास। तो ऐसा नहीं लगेगा कि इन्वेस्टमेंट कम से हटाई एसेट ज्यादा आ गई, ये तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी।
वो डिफरेंस है कमाई, रिटेन अर्निंग नहीं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या कहेंगे? उस दिन तक की तो कॉस्ट थी ना, वो तो खत्म करके ले आया, बैलेंस शीट टैली थी आपके सामने है। इससे पहले सवाल किया था, वो जब कटाया था एसेट लायबिलिटी ले, बैलेंस शीट टैली थी, वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था। वो क्या चल रहा था? अब क्या मामला कॉस्ट टू कॉस्ट है या ऊपर जा चुका है? तो अब जब ऊपर जा चुका है तो जो तुम एसेट्स लेके आ रहे हो वो तो है ही ज्यादा, और इन्वेस्टमेंट तुमने कॉस्ट पे हटाई हुई है, जो तुम्हें एसेट आ रहे हैं वो प्रॉफिट के साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट अमाउंट बच गई वो प्रॉफिट ही तो है। क्या अब ग्रुप ने एक साल में कमा लिया? तो पहले क्यों नहीं कमाया था? पहले कॉस्ट थी। अच्छा पहले बता दो, इस पूरी कहानी की पिक्चर समझ आती है कि किस तरीके से मैं सोचने को कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट तो अब भी हटेगी, पर अब जो एसेट्स आएंगे वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे आएंगे, और प्रॉफिट आपको ऐड करना होगा, ये एसेट्स में ऑलरेडी शामिल है, इक्विटी में आपने डालना होगा। कैसे डालेंगे अभी सिखाता हूं, कैसे करना है अभी वो सिखाता हूं। पहले बताओ एक व्यू समझ आता है? अगेन अभी मैं फिर वही हरकत करूंगा, मैं बोलूंगा भाई प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप ऐसा, तो मैं बोलूंगा भाई सिंह पहले ये इन्वेस्टमेंट ये बता दी है मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एग्रीड? तो वो बोल रहा भाई इन्वेस्टमेंट को हटाओ, असल चीज दिखाओ। इन्वेस्टमेंट को हटाया तो याद आया तो कॉस्ट है, जो चीज आ रही है अब वो कॉस्ट प्लस, तो वो तो मैं जो उठा के लाऊंगा वो तो सब्सिडी अपनी अकाउंटिंग कर चुका है ना। तो तुम्हें जो अकाउंट्स मिले हैं वो अकाउंटिंग होने के बाद मिले। तो जैसे ही उसने एक एक लाइन आइटम प्लस किया तो वो अमाउंट क्या थी? ज्यादा। इन्वेस्टमेंट कितने से कटाई? कम से। तो क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट बच गई, वो क्या है? कमाई, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब वो कैसे पार्क होगा अभी सीखते हैं। एक ओवरऑल व्यू समझ आता है कि ओवरऑल व्यू कैसा करना है, यानी इसको ना वो एक बार बटन दबा के ना वापस वो कर लेना ताकि चल जाए, ऑफ करके खोल लेना इसको। पहले बताओ ओवरऑल बात समझ आती है? जी ये समझ में आ गया कि हमारे एसेट्स बढ़ गए और नीचे रिटेन अर्निंग बढ़ी है, लेकिन ये समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट तो हमने डे 1 पे एलिमिनेट कर दी, अभी वापसी कैसे? हाँ देखो ये बोला सर इन्वेस्टमेंट डे 1 पे एलिमिनेट कर दी, वापस कैसे आ गई? तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट क्या मैंने किताबों से निकाल दी थी या कंसोलिडेशन पर्पस के लिए किया था? इसका मतलब ये थोड़ी ना, बैठे चल जाएगा ये, इसका मतलब ये थोड़ी ना। देखो सवाल क्या था ऑनलाइन में तो सुनना, इन्होंने बोला कि सर हमने तो इन्वेस्टमेंट डे 1 पे हटा दी थी। अबे वो डे 1 पे हटाई नहीं थी, वो अपनी जगह ही थी, वो कंपनी भी अपनी जगह थी। जो कंसोलिडेशन कर रहा है ना उसने अलग से ये काम किया था, एक अलग बुक्स बनाई थी जिसका इन दोनों की कंपनी की किताबों पे कोई इंपैक्ट। यही तुम्हें अकाउंट्स वापस से ईयर एंड पे दे दिए गए। अगर हटा दी गई होती तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिलती कैसे? बात समझ आ रही है? अगर हटा दी गई होती तो मिलती कैसे? इसमें होता क्या पता है, इसका कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होता अलग से। दो कंपनी के अपने अपने ट्रायल बैलेंस चल रहे होते हैं, अपने अपने अकाउंट्स बन रहे होते हैं, इसको प्लस करके एडजस्टमेंट की जाती है अलग से कागज के पन्ने पे, एक्सेल पे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैंने इन्वेस्टमेंट को कटा दिया। अगर तुम बताओ कटा दिया होता तो आज तुम्हें रिपोर्टिंग डेट पे वो इन्वेस्टमेंट दिखती नहीं दिख रही होती। क्लियर है जी? ये मतलब अभी जो 31 इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें फिर ये रिटेन प्रॉफिट जो इस साल कमाया वो भी शामिल होगा? इसमें नहीं है। 3500 में प्रॉफिट शामिल है, पर जो तुम एसेट्स लेके आओगे तो एक कंट्रोल हासिल करने का मकसद ही यही होता है। नहीं आई बात समझ भाई? कंट्रोल हासिल, आज मैंने अगर किसी कंपनी को खरीदा तो कॉस्ट पे खरीदा है ना। अब वो कंपनी जितना भी कमाती रहेगी वो मेरा बाद का गेन है, बाद का गेन है ना। अबे तो चलसी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को तो कॉस्ट पे रखा हुआ है ना। मेरी इन्वेस्टमेंट बेटा किस पे कैरी हो रही है? कंसोलिडेशन का मकसद ही यही होता है कि असल रिटर्न बताओ कि पूरे ग्रुप की मालियत क्या है। कॉस्ट को हटाओ, कमाई के साथ एसेट लाओ, मुझे पता लग जाएगा मैंने पोस्ट एक्विजिशन कितना कमाया। क्लियर है? अबे आज अगर मैं कार लेके आया हूं तो कार से मैं जो इनकम कमाऊंगा वो तो उसके ऊपर की है ना। तो ये थोड़ी ना वो कार महंगी हो गई, कार तो कार है, कॉस्ट पे आई हुई है, तो ये भी तो यही है। बात क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताओ पहले दिन की अकाउंटिंग और यहां तक की इतनी बात समझ आती है? मैंने रिपोर्टिंग डेट डायरेक्ट नहीं शुरू कराई, पहले सोचने का तरीका दिया है कि अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो वापस वही हरकत कर रहा हूं जो डे 1 पे की थी। पर डे 1 पे जो एलिमिनेट किया था वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। अब जो एलिमिनेट करके चीज ला रहा हूं वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे आ रही है। तो यही तो अल्टीमेट मालिक को बताना है कि भाई तेरी इन्वेस्टमेंट का फायदा ये है। अच्छा वो बोलेगा मेरा तो मेरा है ही, सब्सिडी का भी अब मेरा है, शुरू से या पोस्ट, बस ये गेम थी। क्लियर है?
ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ बात समझ आती है नहीं, पहले दो बातें बता दो, ये क्लियर होता है कि उसने अपनी अकाउंटिंग कर ली है, हमने अपनी अकाउंटिंग, अब हमें सोचना है कि इस अकाउंटिंग में हुआ क्या और कंसोलिडेट कैसे होगा। क्लियर है? चलें ओके। मैं अगेन कहता हूं कि भाई है ये कॉम्प्लेक्स, मैं तुम्हारे लेवल पे आके एटलीस्ट ये करूंगा, दिमाग में फिक्स करूंगा कि सोचना कैसे कंसोल में। आ जाओ इधर। अब हमने कहा सर इसका एक हल ये होता है, आप एक काम ये करें कि अब आप आ जाएं रिपोर्टिंग पे, अब आप आ जाएं रिपोर्टिंग के ऊपर। हमने कहा भी आ जाते हैं, ये लिख दिया हमने ऐड रिपोर्टिंग। अच्छा रिपोर्टिंग पे आपका शेयर कैपिटल कितना है? वही है, ये कितना आ गया? अच्छा आप कैलकुलेटर आपके पास होंगे और आप प्लीज़ फोकस बनाए रखेंगे यहाँ पे। मुझे बताते हो कि रिटेन अर्निंग जो इंक्रीज हो गई, तो ये जो कितने से इंक्रीज हुई है, यहाँ पे लिख भी देते हैं साइड में तुम्हारे लिए। सर ये जो इंक्रीज हुई है ना, वो इंक्रीज हुई है कोई कुल मिला के 1200 से। क्या ये 1200 की कमाई सब्सिडरी के एसेट्स में ऑलरेडी पार्क्ड है? हाँ ना, कमाया होगा, रिसीवेबल आया होगा, और वही कमाई तो रिटेन अर्निंग में जमा हुई होगी। एग्रीड है? वो सोचने का सलीका दे चुका हूँ। अच्छा तो यानी इसका मतलब ये है कि सर जो मैं एक्विजिशन से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वहाँ तक पहुँचने के ऊपर जो भी कमाई है वो एसेट्स में पार्क हो चुकी है, और वही कमाई मैंने यहाँ से निकाली है। क्योंकि आप क्या करते हो, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट जमा होते होते तो प्रॉफिट कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में, और वो एसेट्स में तो पहुँच जाता है ना। सिर्फ आप इक्विटी में डालते हो ताकि बैलेंस शीट क्या हो जाए, टैली, क्योंकि आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको आपको जमा करना होता है, बस ये वही हुआ हुआ है। आगे अच्छा अब मुझे एक बात पता है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। बहुत ही हैवी जाऊंगा आज ताकि ये कनेक्ट करके जाऊं। इधर मैंने कहा जब मैंने बिल्डिंग खरीदी थी इसकी, तो वो कितने पे थी? 2500 पे थी। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? हाँ तो डिफरेंस कितना था? 500। यहां तक कोई मसला? अच्छा उसने नीचे बताया रिमेनिंग लाइफ कितनी थी इसकी? अच्छा तो मैं आपसे ये पूछता हूँ 2500 को डिवाइड करूँ अगर 10 से और मल्टीप्लाई करूँ 9 से, यही दिख रहा है? ये रहा। हाँ वो तो उसने किया हुआ है ना। नहीं 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 नहीं, हेलो भाई, ये उसने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की है। इंक्रीमेंटल मैंने तो बात ही नहीं की, ऐसा शब्द ही यूज नहीं किया मैंने अपनी जिंदगी में। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2500 को उसने 10 से करके 9 किया होगा तो 2250 आ गया। ये अकाउंटिंग किसने की है? सब्सिडी ने की है, और करनी भी यही चाहिए थी। उसने कभी नहीं चेंज किया था। वो कह रहा भाई तुम्हारी मस्ती है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में पड़ी हुई है तफरीयां सारी, उसको हैंडल करना है अभी। क्लियर है? चले तो इसने भाईजान इसी मौके पे डेप्रिसिएशन कितना बुक कर लिया है? 250 का। एग्रीड? अच्छा ये कहानी हुई है पूरे 1 साल में, ये कहानी हुई है पूरे 1 साल में। ऑनलाइन वालों से कंफर्मेशन ले लेते हैं। पहले बता दो जल्दी से मेरे बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? 1 साल में क्या तफरीह हुई है ये समझ आती है बात? जल्दी बताओ। पूरे 1 साल में। वेरी गुड, बेहतरीन। अब आगे सुनो। मुसीबत ये नहीं है, मुसीबत ये कि डे 1 पे जब तुमने कंसोलिडेशन की थी ना, वो भी एक कागज का पन्ना था, कोई जनरल लेजर में नहीं किया था कुछ। तुमने ओवर एंड अबव बनाए थे अकाउंट्स, तो तुम हटा के 500 लाए थे। ये रहे 500। अब स्टैंडर्ड ये कह रहा है, तुम अपने आप से पहला सवाल ये पूछो। पहला सवाल क्या बताता हूं, तुम्हें ये ग्रुप में एसेट 500 रुपये महंगा पड़ा था? कौन से दिन पे? तुमने उसको रिकॉर्ड किया था? कौन से दिन पे? पहले दिन पे। अच्छा वो भी आउट ऑफ द बुक्स रिकॉर्ड किया था, इसमें जनरल लेजर में कोई छेड़खानी नहीं की थी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको ये कह रहे हैं, अब आप तसव्वुर करें कि जब आप इन्वेस्टमेंट को हटा के बिल्डिंग को महंगा लाएंगे, कितने से? 500 से। क्योंकि वो कहेगा कि 2500 की अकाउंटिंग की आप पंचायत नहीं करें, वो हो चुकी है। 2500 की अकाउंटिंग की आप पंचायत ना करें, वो हो चुकी है। जो नहीं हुई वो 500 की है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 500 का डिफरेंशियल है ये आपने रिकॉर्ड किया था? तो आगे भी आप ही लेके जाएंगे।
कुछ बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं कि यहाँ पे भी 500 लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा 500 का वो अमाउंट जो डेप्रिशिएट होने के बाद बचता। एग्रीड? तो मैं आपसे अगर ये पूछूंगी कि अगर मैं 500 को डिवाइड करूं 10 से, डेप्रिसिएशन कितने का? क्या आप ये बात मानते हो कि इस पूरे ग्रुप के अंदर 50 का ऐसा डेप्रिसिएशन है जो बुक होना चाहिए और नहीं हुआ? सेपरेट बुक्स में, कंसोलिडेटेड बुक्स में। आप यूं करो यार, जितने की चीज़ आपको पड़ी है ना उसके हिसाब से डेप्रिशिएट होनी चाहिए। तो मैं पूरे 3000 को करूँ या 2500 को करूँ या 500 को? 3000 को क्यों नहीं कर रहे? 2500 हो चुका है, 500 को आप कर लो, पूरा 3 हो जाएगा। ऐसा है? अच्छा, तो अब मुझे बताते हो वैसे समझने के लिए, कैरिंग अमाउंट है कितनी? 2250 होनी चाहिए। बताओ कितनी आती है? कितना डिफरेंस है? तो मैंने भी तो शॉर्टकट से यही निकाला है कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर जब आप फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, उस फाइनेंशियल्स में यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे मैं कितना लिखूं? क्यों 500 क्यों नहीं? तो आपको 500 जो चीज महंगी पड़ी थी तो उसको डेप्रिशिएट भी तो आप ही करोगे ना। तो सब्सिडी ने किया नहीं है, पेरेंट ने सेपरेट बुक्स में किया नहीं है, तो ये तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो करके लाएंगे। अच्छा, तो मुझे बताते हो कि अब मैं इसका टोटल करूं तो कितना आता है? 2950। ये आ गए नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट के। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लें। 29, मैं पता है इसको नाम दूंगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सर यार ये गलत बात है, आप कह रहे थे 1200 है, 50 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक हुआ है। तो आप देखो, आप लॉजिक देखो, आप अब जब पीपी को रिकॉर्ड करोगे ना तो सिर्फ 450 से इंक्रीज करोगे। या यूं कर लेते हैं, लंबी करनी है ना, एग्जामिनर लंबी करता है, मैं बोलूंगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये करना। आप सिंपल यूं सोचो, 500 पे रिकॉर्ड किया था, उसके एसेट में प्लस किया, फिर आपको याद आया 50 से कम करना है, तो एसेट को 50 से कम किया तो एसेट कम हो गया, तो प्रॉफिट भी नीचे कम हो गया। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है आप सिर्फ ये देखेंगे, अगर ये एडजस्टमेंट मैंने यहाँ की थी, वही एडजस्टमेंट अगर मैं रिपोर्टिंग पे करता तो क्या होती। यानी अगर यूं सोचें, अगर ये एसेट 500 का एक्विजिशन पे रिकॉर्ड हो जाता तो सिर्फ इसी 500 की रिपोर्टिंग पे अमाउंट क्या होती, वो निकाल लिया। तो आपका पोस्ट एक्विजिशन में क्या वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे बताएंगे ना कि भाई यहाँ पे ऑल टुगेदर जो हमारा 500 का हिसाब किताब बल्कि 50 का, वो यहाँ पे नेट हो चुका है, तो कुल मिला के कितना बचा? क्लियर है? तो अब आप जब कंसोलिडेशन करेंगे, प्रॉफिट कम होने वाली बात रिपीट करते हैं, वापस कर देते हैं। मैंने ये कहा, मुझे एक बात बताओ, आप इतनी लंबी करो ना कि आप ये शॉर्टकट्स भूल जाओ। सही है, आई एम नोन फॉर दीज शॉर्टकट्स ना, ये भूल जाओ, हम सीधी लंबी बात करते हैं। मैंने कहा आपको ये बात समझ आ गई थी, इन्वेस्टमेंट हटानी है, हाँ या नहीं? एसेट्स लाने हैं, गुडविल भी लानी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी लानी है, और एसेट भी प्रॉफिट के साथ लाना है। आप नॉर्मल अकाउंटिंग करके एसेट्स को एसेट्स में चिपकाते, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, प्रॉफिट को प्रॉफिट में फेंक देते, कहानी खत्म हो जाती। फिर आपको याद आता यार मैंने तो एसेट में 500 डाल दिए जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। तो अगर 500 आपने डाले, वो कॉस्ट थी 1 साल पहले की, तो उसको डेप्रिशिएट तो किया ही नहीं, क्योंकि आपको तो एसेट वो 500 महंगा मिला था। तो अगर मैं उसको डेप्रिशिएट कर लेता तो मेरा एसेट कितने से कम हो जाता? 50 से। पूरे को डेप्रिशिएट कर रहे हो, डिफरेंशियल को, बाकी को क्यों नहीं कर रहे? वो तो हो चुका, उसकी पंचायत नहीं करे ना, वो तो हो चुका, अभी प्रूफ भी किया। मैं सवाल इसलिए ऐसा बनाया कि आपको फिगर्स दिखा पाऊँ, चाहे एग्जाम में टेस्ट नहीं करना ये फिगर्स, वो इतनी एक्यूरेसी से नहीं बनाएगा सवाल, मैं बता रहा हूँ, वो इतनी एक्यूरेसी से सवाल नहीं बनाएगा। मैं तो एक एक चीज़ मैच करके दी ना, मैंने तो बनाया इसलिए कि तुम्हें बता दूं कि भाई ये चल रहा है पीछे। अब तुम बोलो यार ये तो मैच ही नहीं होता, एग्जामिनर ने गलत किया है। ऐसा नहीं है, तुम सिर्फ ये देखो ऊपर की अकाउंटिंग क्या करनी है। ऐसा भी हो सकता है कोई एडिशंस हो जाए तो तुम्हारा अमाउंट थोड़ी ना मैच करेगा,
और तुम्हारे खरीदने के बाद एडिशन हुई है वो तो नॉर्मल एडिशन है, वो तो ग्रुप बन गया था ना, उसके बाद तो फिर कोई मसले वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? आगे सुने, जब आपने 500 ऐड किया तो आपको याद आएगा उसको डेप्रिशिएट होना चाहिए। जैसे ही आप डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो आपका एसेट हो जाएगा कम, और नीचे जब एक्सपेंस बुक होगा प्रॉफिट भी, तो हमने डायरेक्ट कम वाली प्रॉफिट ले लिया ना। तो हमने रिटेन अर्निंग का डिफरेंस लिया या बॉटम लाइन का? तो बॉटम लाइन के डिफरेंस में क्या वो 50 का जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है क्या वो भी ऑटोमेटिकली पार हो गया? यही हो गया। और आपको ये भी पता लग गया कि मुझे बैलेंस शीट में कितने ऐड करने, 500 या 450? आपको करके भी दिखाया था ना कि कैरिंग अमाउंट है 2250, होनी चाहिए कितनी? 2700 ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से ये एसेट शुरू में कितने पे था? 3 पे। सेपरेट के हिसाब से 2.5 पे। कितने से कम पे? तो अब हम कहेंगे हमें जब 3 का पड़ गया तो आगे कहानी भी 3 की करनी चाहिए। क्लियर है? तो हमने कहा 3 की पूरी कहानी में इसलिए लंबी नहीं सोच रहा ना, 2.5 की तो अकाउंटिंग हुई भी है, मैं कितने की अकाउंटिंग करूं? 500 की, तो वो करके वहां पहुंचा दिया। क्लियर है? एक सवाल साहब ने कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट वाली बात की थी, वो प्लीज रिपीट करते। देखो मैंने ये कहा था कि जो आप रिपोर्टिंग डेट के ऊपर अभी एसेट्स देख रहे हैं ना, वो एसेट कंपैरेटिवली एक्विजिशन के मुकाबले में ज्यादा हैं। और वो क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि आप पूरा साल जो कमाते हो वो एसेट्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे? सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो वो कमाई है, उसका डेबिट क्या है? कैश या रिसीवेबल, दोनों एसेट है ना। इन एनी केस आपके एसेट्स इंक्रीज हो चुके हैं और वही एसेट में रिफ्लेक्ट हो गया, और कमाई कहाँ चली जाती है? रिटेन अर्निंग में। तो यूजुअली आप जो बैलेंस शीट में एसेट बना रहे होते हो ना, वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, वो कमाई की वजह से हो रहे होते हैं। एग्रीड? और लायबिलिटी की वजह से होते तो वो लायबिलिटी में आ जाते हैं। एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, तो वो तो इक्विटी में जा ही नहीं सकते। बात समझ रहे हो? तो अगर इस सब्सिडरी ने कोई एसेट लायबिलिटी पे भी खरीदा होता बाद में, तो वो तो एसेट के साथ लायबिलिटी भी आई जाती ना, वो तो कमाई नहीं होती। हम तो बात किसकी कर रहे हैं? उस कमाई की जिसने मेरे एसेट्स को बढ़ा दिया। बात समझ आ रही है भाई? दोनों एक्सपेक्ट बता दिए। जल्दी बता दो अक्सर, बात क्लियर ही है? हाँ जी, ताकि फिर हम इसकी रिपोर्टिंग डेट की कंसोलिडेशन करें। जल्दी बताओ। ओके, अब हमने ये कहा, इसके बाद सर आप यहां पे एक और चौरंगी खोलेंगे, जिसका नाम है ग्रुप रिजर्व। अच्छा, ग्रुप के रिजर्व का मतलब है ग्रुप की आज तक की कमाई। अच्छा, तो मैं अगर यहां पे बात करूं कि पेरेंट एंटिटी की तो रिटेन अर्निंग वो तो उसकी आज तक की है ना, 4000। आपको ये भी पता है कि इसने जितना भी कमाया इसके एसेट्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हुआ है। इस पे तो आपको टेंशन लेने की, कोई पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने कहा ये तो आपने सीधा सीधा उठा लिया 4000। यहां पे क्या फेंके हैं? 1200। तो अगर 1200 अगर फेंकते तो एग्जामिनर की तरह आपको पे दूसरी एंट्री करनी पड़ती, 50 माइनस करना पड़ता। यही है ना? तो आप, हाँ, अब आप सोल्यूशन देखेंगे ना, उसमें पहले 1200 ऐड करेगा, देखा होगा, और फिर 50 माइनस करेगा, बाद में माइनस करेगा। तो लंबी क्यों करनी है? जब वर्किंग हुई है डायरेक्ट चिपका तो पता है 50 इसमें नेट ऑलरेडी हो चुका हुआ है। चलें, तो अब मुझे बताते हैं कि ये आ गया 5150। ये क्या कहलाएगा? ग्रुप रिजर्व। अच्छा, इसका मतलब है पेरेंट की आज तक की कमाई, सब्सिडरी की बाद की कमाई। तो सब्सिडरी की जो पहले के पैसे थे वो कहां से? वो तो कॉस्ट थी। तो हमने कहा कॉस्ट तो कॉस्ट हो गई, उसके ऊपर जो आया वो कमाई में डाल दिया। क्लियर है? जो लॉजिक बनती है वही की है। एग्रीड है? चले, ओके। ऑनलाइन मतलब बताओ, यहां तक क्लैरिटी है तो बैलेंस शीट बनाए, फिर आपको भरपूर मौका देंगे एक और सवाल करने का। जल्दी बताओ। हाँ जी, ओके, बेहतरीन। अब हम आए आगे। हमने कहा है सर बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया एसेट बाय एसेट। चलो, लैंड। नहीं, दोनों की रिपोर्टिंग की है। तो अगर पेरेंट ने जो भी कमाया वो तो उसकी रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी चला गया ना। हम तो फिर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन डेट की, जो कि चेंज नहीं हुई ना, कॉस्ट पे है, तो हम उसको हटा के उसके असल एसेट ला रहे हैं प्रॉफिट के साथ। सिर्फ यूं समझो इन्वेस्टमेंट डे 1 की है, और वो तो चेंज ही नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो वही कॉस्ट रहेगी जितने पे आपने खरीदा है। क्लियर है? ओके। तो आपने बताओ लैंड कितने पे आ गई? 1800 पे। अच्छा, और भाईजान बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग अगर आप देखो तो 2000 आ रहा है, 2250 आ रहा है। हाँ भाई,
अच्छा अगर 500 डालूं तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, -50 करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट अगर यही वर्किंग में से उठा लें तो कितनी अच्छी बात है कि 500 अगर यहाँ ये री वैल्यू हो जाता तो इसी 500 की वहाँ वैल्यू क्या होती, क्योंकि यही शॉर्टफॉल है ना, इसकी अकाउंटिंग करो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप चलेंगी। अच्छा तो ये कितना आ गया, गुडविल तो चेंज नहीं हुई ना, वो तो वही रहेगी नहीं। अच्छा देखो एक सवाल है, ये कॉन्सेप्ट आया है कि सर गुडविल अमोर्टाइज होती है, तुम्हें पता है कि नाम कितने टाइम में ख़राब होगा, फिर इनडेफिनेट होती है, इनफाइनाइट नहीं कह रहा, इनडेफिनेट होती है, इम्पेयर हो सकती है, तो वो इम्पेयर कैसे होगी वो सिखाऊंगा, सही है। चलो ओके, गुडविल आ गई हमारी 1700 की। अच्छा भाई ये आ गया 1700, इसके बाद हम आते हैं और हम कह रहे हैं कि भाई अदर एसेट्स। अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं ना, हटा दिया। अच्छा तो इन्वेस्टमेंट अगर आप हटा रहे हो तो कॉस्ट से हटा रहे हो, और एसेट कॉस्ट से ऊपर आ रहे हैं तो प्रॉफिट से एडजस्ट हो गया। हाँ अब देखो, आप सोचने की सलाहियत आ गई ना कि भाई हाँ ये प्रॉफिट यूँ जा रहा है। अब कभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, बैलेंस शीट आउट होगी ना, पिक कर लोगे ये मसला यहाँ है कि मैंने हटाया इससे डेबिट इतने से किए, ये भंड है। तो अभी भी टैली मार के आए थे बच्चे, हो तुम भी मारोगे इंशाल्लाह टैली। चलो आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ अदर एसेट्स 5000 2000 13 बस यही है। अच्छा सर सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट भी एलिमिनेट होगी? नहीं, सब्सिडी ने अगर कहीं आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एलिमिनेट, वो तो ग्रुप के बाहर हुई हुई है ना, हम तो आपस की हटा देते हैं। उसने जो आगे की हुई है वो तो जेन्युइन है ना, वो तो ग्रुप की इन्वेस्टमेंट है। इतना नहीं, हाँ अपने कोर्स में एक ही है, वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, वो सीए फाइनल में, सही है। चलें अब मैंने कहा कि भाई इसके बाद शेयर कैपिटल, वेरी गुड, सिर्फ पेरेंट का, क्योंकि ग्रुप में एक ही वालिद साहब हैं। इधर 2200। सर अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले क्या लिख रहा था मैं, तो अब तो ग्रुप ने कमा लिया ना। तो अब मुझे एक बात बताते हो कि 5150, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट की एलिमिनेशन कॉस्ट से हुई और जो ऊपर आया वो प्रॉफिट में डाल दिया। तो अब देखो कॉस्ट टू कॉस्ट भी चले थे और उसके ऊपर जो आया वो प्रॉफिट आ भी गया और रिकॉर्ड भी हो गया। अब ये ग्रुप आपका बनता जा रहा है एक प्रॉफिटेबल ग्रुप, सही है। अच्छा अब आपने कहा कि भाई इसके बाद आपके पास आ रही हैं लायबिलिटीज। ये कितनी है जानी? 6050 होंगी ना, 6350। मैं चाहिए? हाँ जी, तो पहले बताओ जानी कि ग्रुप वाला पॉइंट करते हैं। देखो ग्रुप वाला पॉइंट मैंने ये बताया कि जब इन्वेस्टमेंट को हटा के आप एसेट्स और लायबिलिटीज पहले दिन पे कॉस्ट पे ले आए थे, तो अभी भी आप इन्वेस्टमेंट को हटा के एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आ रहे हो, बट वो कॉस्ट से ऊपर हैं, ऐसा है। पर वो तो प्रॉफिट का एलिमेंट आ गया ना, तो वही प्रॉफिट तुमने नीचे फेंका तो बैलेंस शीट टैली है। अब ये ग्रुप कोई भी देखेगा बोलेगा इन्वेस्टमेंट की मद में जितने एसेट्स और लायबिलिटीज ऊपर आ रहे हैं वो प्रॉफिट है, और वो ग्रुप का प्रॉफिट बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा जब तक हमारे पास ग्रुप मौजूद है। बेच दूंगा तो सब चीज़ें साइड हो जाएंगी। क्लियर है? अच्छा तो अब एक सवाल आया, सर एक क्वेश्चन तंग कर रहा है। अच्छा भाई सर कंसोलिडेशन का पर्पस शेयर होल्डर की असल वेल्थ दिखाना है। सर अब जो सब्सिडरी है उसने तो असल प्रॉफिट 1200 कमाया है। नहीं बेटा आपका दिमाग सही नहीं चल रहा ना, मानिए। एक मिनट बोलिए, शेयर होल्डर की असल वेल्थ दिखाना है तो इतना मासूम सवाल है कि सर वो 1200 कमा रहा है, आप 1150 दिखा रहे हो। भाई उसने कमाए 1150 ही हैं, क्योंकि उसको मस्ती थी ना, उसने एक एसेट महंगा खरीदा था। तो क्या उस महंगे एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज ना दिखाऊं? तो अगर वो नहीं दिखाऊंगा तो गलत रिपोर्टिंग हो जाएगी। एक चीज जो आपको महंगी पड़ी है तो महंगी बताओ ना। ऐसे तो आप बोलो सर गुडविल भी नहीं दिखाए, वो तो उसकी बुक्स में आ ही नहीं रही, और भाई तुमने तो पे किया है ना, तो तुम तो वो बताओगे जो चीज ग्रुप को जितने पे पड़ गई। मानिए बात समझ आती है? जल्दी बताओ आप। हाँ जी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेल्थ, जल्दी। वो कह रही है 1200 है सर रिफ्लेक्शन ऑफ वेल्थ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेल्थ आप सब्सिडी के हिसाब से नहीं देख रहे हो, ओवरऑल देख रहे हो अपने हिसाब से, कि ग्रुप के हिसाब से कि ग्रुप को असल में प्रॉफिट कितने का पड़ा। तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए 500 का मजीद खर्चा भी तो किया था।
उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है गुडविल कभी मुक जाए, तो वो भी तो खर्चा ही होगा। क्लियर है? तो वो तो देखा जाएगा आगे। जी बाकी लायबिलिटी कम हुई है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक्विजिशन पे एसेट्स कितने थे? यही तो कह रहा हूँ ना। हाँ, तो आप ये कहो कि जो अगर जो एसेट लायबिलिटी फाइनेंस है वो तो नेट टू नेट होगा, उसका तो फर्क ही नहीं है। जो एसेट प्रॉफिट फाइनेंस है तो वो तो एसेट में आ भी गए, और जो प्रॉफिट में नहीं था वो तुमने डाल दिया। किसने कहा तुम्हें 1150 क्यों नहीं हो रहा रिफ्लेक्ट? किसने कहा तुम्हें? तुम कॉस्ट से आगे चल रहे हो मेरे भाई। वो जो भी है, पर उसके लिए हमें बॉदर नहीं करना। बात सही है। चलें, 5150 की अमाउंट समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अंजिला ये बताओ, 5150 की अमाउंट समझ आ रही है? ये कह रहे हो ये समझाऊं? भाई 5150 में दो चीजें हैं। एक पेरेंट का आज तक का कमाया हुआ पैसा, वो ये रहा, वो कितना आ रहा है? ये अपने पैसे का तो शुरू से ही मालिक है ना, तो इसने जितने भी एसेट्स कमाए, जितनी भी कमाई की है, वो तो इसके एसेट्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है। एग्रीड? उसने उल्टा उस कमाई से एक कंपनी खरीदी, हमने उसकी कमाई में से उस इन्वेस्टमेंट को हटाया, उस असली कंपनी को भी ले आए, कॉस्ट टू कॉस्ट लाए पहले, और फिर कॉस्ट से ऊपर जो चीजें थी वो प्रॉफिट में ले आए। तो हमने कहा भाई अब असल मालियत दिख रही है। यानी आप यूं समझो ना, समझ आ गया? वेरी गुड। सुनो देखो, अब तो इससे ज्यादा खोल के क्या बताऊं कि एक कंपनी शुरू हुई, उसने कमाया कमाया कमाया, कैश जमा करती गई, फिर उस कमाई की कैश में से कंपनी खरीद ली। तो हमने कहा उस कंपनी को भी यहां लाके दिखाओ, उस इन्वेस्टमेंट को हटाया, उसको कॉस्ट पे लेके आया, और फिर उसने कमाया तो वो कॉस्ट प्लस पे चली गई, तो उसकी कमाई भी तो अपने पास दिखाऊंगा ना। तो अब क्या मेरी टोटल वेल्थ समझ आ रही है कि मैंने जो कमाया वो मेरे कैश में, फिर कैश से कंपनी खरीदी, उस कंपनी की कॉस्ट को हटा के असल कंपनी ले आया, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गई, और फिर जो कमाया वो कॉस्ट प्लस हो गई, और वो कमाई ऐड कर रहा हूं। तो दिस इज हाउ ग्रुप वर्क्स। मतलब इससे ज्यादा व्यू तो हो ही नहीं सकता, है ही है जी। हाँ, तो भाई अगर ये लैंड होता तो आप क्या रिपोर्टिंग डेट पे 500 ही रखते? यस। तो कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो आपका प्रॉफिट भी कितना होता? 1200। रिकॉर्ड भी कितना करते? 1200। दैट्स इट। बिल्कुल सही। चलें, ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो, बात समझ आ गई क्लैरिटी के साथ? हाँ जी, जल्दी से। ये हाँ जी, आमने कह रही है ओके, एहतसाम कह रहे हैं, उमैर कह रहे हैं ओके, बाकी सारे बच्चे जल्दी से। मानिया क्लियर है? जल्दी। हसान कह रहे हैं क्लियर है, ओके, बेहतरीन। यार तुम सबको ये लॉजिक क्लियर है कि किस तरीके से रिपोर्टिंग पे पहुंचना है? बेहतरीन हो गया। चलो अब अच्छा, और वैसे तुमसे सिर्फ ये समझने के लिए, तुम्हें ये बात तो और अच्छे से समझ आई ना कि जो मैंने अभी पूरी कहानी सुनाई कि एक कंपनी बनी, उसने प्रॉफिट कमाया, फिर कैश से इन्वेस्टमेंट की, वो कॉस्ट थी, फिर उस कॉस्ट को हटा के असल कॉस्ट पे एसेट्स ले आया, फिर उसने भी कमाना शुरू कर दिया, तो वो एसेट्स भी बढ़ गए, तो उसका भी प्रॉफिट डाल दो। तो ग्रुप ऐसे चल रहा है, अपनी कमाई कमाई है, उसकी कमाई भी कमाई है, पर वो कॉस्ट से ऊपर है। क्लियर है? चलें, गुड। तो एक सवाल कर लेते हैं, rather than you copy it। चलो आ जाओ, ये रहा। विजिबल है? किधर? इधर कैसे करूँ? यही है, यूं कर लूँ? अभी करना ना दस्ती। कल क्या इसने पोर्टल पे अपलोड नहीं किया लेक्चर? ये अभी ज़रा उसका हिसाब करके आता हूँ क्लास के बाद। रिटेन अर्निंग अब खुद सोच के करो क्या है, इसमें कोई गेम छुपी हुई है? तो सबको बता दे स्कीम चिल्ला के।
मैं अक्सर बोलता हूँ क्लास का लिंक तो चलो पोर्टल पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तो लाइव दिया जा रहा है ना, वो तो समझ आता है, पर अभी किसी के मैयत का इंतज़ाम होगा क्लास के बाद। गुस्सा जब तक नहीं करेंगे तो ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे ना। तो बेटा तुम देखो ना अभी कैसी रूह कब्ज़ होती है उसकी अभी क्लास के बाद। काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना, जब मैं नहीं करता अपने पढ़ाने में तो वो मेरे लेक्चर अपलोड करने में क्यों कर रहा है, पैसे इसके मिलते हैं ना उसको। तो काम करें ऑनेस्टी से, अनलेस के वो बोले मैं बीमार था, मैं मर रहा था, कोई जेन्युइन इशू था, पूरी सुबह से लेकर रात तक उसने सारी तफरीह की होंगी सिवाय इस लेक्चर को अपलोड करने के। अभी जब वो नींद से भी उठेगा ना तो उसको ये याद आएगा कि लेक्चर डालना है पहले। तो अभी ये FAR 2 का ना जानूँ, उसने अपलोड नहीं किया ना पोर्टल पे, नहीं था ना वो उस पर। तो ये तभी तो कह रहा हूँ दोनों पे बात होगी उस पर, सही है। बोले बोले बिरयानी मिलेगी। ये आप सोचें। हाँ भाई गुडविल निकाली 9,100। गुडविल ये क्या है 9,100। हेलो सलाम। वालेकुम सलाम। जी 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 बिल्कुल। नहीं मुझे असल में मैं जब गया था ना इस्लामाबाद तो मुझे यही पसंद आया था, तो मैंने तो खैर इस्लाम वो लाहौर से भी इसके कुछ आर्टिकल्स उठवाए हैं, बट आई वुड लाइक टू नो कि अगर इसी आर्टिकल में आपके पास कब तक ये वापस से स्टॉक इन हो जाएंगे। सारे 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 आप बस बोलें कि हैं आपके पास तो स्मॉल प्लीज़ करा दें।
जी 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 जी, आप चेक करें। सही है, सही है, सही है, सही है, जी जी। अच्छा, ब्लैक मैंने ना लाहौर से मंगवा लिया है। तो आप अगर, हाँ, आप अगर ये जो नेवी ब्लू है ना, इसकी दो, और वो जो आप जो दूसरा कलर बता रही हैं ना, उसमें एक, हाँ, उसमें एक कर लें। चलें चलें, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। 249,800 ये आ रहा है ओवरऑल फुटिंग। चलें देख लेते हैं। 2 मिनट सर, 2 मिनट में कर लूँगा। अच्छा, अब हम ज़रा, जब भी हम सवाल करेंगे ना, तो मैंने बच्चों को ये देखा है जो फेल हुए हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट की वजह से मारे गए। तो अब ज़रा हम ना वो ईस्ट से बाहर आके ना, एक टाइम ड्यूरेशन होगी सवाल सॉल्व करने की, चाहे मैं डेफर कराऊंगा या ये कराऊंगा, वो उस टाइम में हुआ तो हुआ, वरना आप फिर बोलेंगे कि भाई आपका मसला है, स्पीड बढ़ानी है फिर उस पर। सही है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई ऐड एक्विजिशन आ गया हमारे पास, शेयर कैपिटल कितना जी, 30,000, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। और रिटेन अर्निंग कितनी आ गई। अच्छा, अब 30,000 में से आप 20,000 माइनस कर दें, 33,900 में से 20,000 माइनस कर दें, 13,000। कितने लोगों ने ये नहीं किया था, नहीं किया था ना, यही किया था, ये नहीं ना, तुमने इसी को चिपका दिया होगा रिटेन अर्निंग में। तो ये याद रखना, ये प्रॉफिट, हालांकि उसने बंगी ने बोल भी दिया था बीच में वैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था प्रॉफिट फॉर द ईयर ही है। क्लियर है, इसका ख्याल रखना, क्योंकि वो एग्जामिनर यही करेगा हरकतें। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, ना कि रिटेन अर्निंग। क्लियर है, चलें ओके। अब हमने कहा कि इन दोनों को सम करूं अगर, तो क्या आता है, 43900। अच्छा, इसमें आप करेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एक है दो हैं, ये हो गई बिल्डिंग और प्लांट। अच्छा, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का फर्क इसने बताया हुआ है, तो पहले 7,000, ये कितना आ गया, 55,900। अच्छा, तो इसके ऊपर अगर आप गुडविल निकालने लगे थे, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई 65,000 रुपये की, ये रही। और आपके जो नेट एसेट्स हैं वो आ गए 55,900 के, तो गुडविल यही आई थी, बेहतरीन। अच्छा, तो अब हमने कहा ये हो गया, अब हम इसको घसीट के लाएंगे एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, तो आपके पास 1 जनवरी ये है और आपका ईयर एंड है ये, तो मेरे ख्याल से एक ही साल हुआ है। तो आप बोलेंगे भाई ये तो सेम रहा, पर क्या कुछ कमाई हुई है, तो आपने कहा 33,900। तो कोई कुल मिला के आपको ये दिख रहा है कि 20,000 रुपये की कमाई हुई है, तो ये आ गया। पर आप मुझे बताओ, अगर ये बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम, तो बिल्डिंग की जो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शामिल थी, तो रिपोर्टिंग पे भी 7 ही आएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो भी आपको रिकॉर्ड करना है, ग्रुप में महंगी चीज़ आई थी। तो मुझे एक बात बताओ, 7,000 को डिवाइड बाय 10 करूँ और मल्टीप्लाई बाय 9 करूँ, 300, 4,000, तो ये कुल मिला के। अच्छा, तो
इन दोनों का डिफरेंस, तो सर प्रॉफिट तो 20 है, बाकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो आपको लंबी नहीं करनी ना, ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो गया। अलग अलग करो, टाइम ज़्यादा हो तो कर लेना पेपर में, बट आई थिंक सीधा सीधा हिसाब किताब ये सही है। सही है, तो हमने कहा यहाँ पे आ गया हमारा पोस्ट एक्विजिशन। अच्छा सर, इसी की बुनियाद पे हम बनाएंगे ग्रुप रिजर्व। अच्छा, रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट कितना है? 153,000, ये आ गया। अच्छा, इसमें आपने कहा कि भाई पोस्ट एक्विजिशन 18,300, कमाए तो एक्चुअल में ज़्यादा थे, बट हुआ ये कि हमें जो चीज़ महंगी पड़ी थी तो उसका चार्ज भी लेना पड़ेगा आप, तो ये कितना आ गया? 171,300। क्लियर है? अच्छा, अब आप आ जाएं इधर। सर लैंड की अगर बात करें तो हमारे पास कंसोलिडेटेड एफएस के अंदर लैंड आ जाएगा कितने पे? 25,000। अच्छा, जो हमारी बिल्डिंग है वो आप इन दोनों को प्लस करके इसमें प्लीज़ ये 6,300 ऐड करें। 80, तो आपने सिर्फ नेट एसेट पे नज़र रखनी है प्लस करते हुए कि भाई कौन कौन सी ऐसी मिसिंग चीज़ें जो यहाँ फेंकनी है हमें। अच्छा भाई इधर फिर आपने कहा प्लांट 65,000, 38,400 में ये 4,000 ऐड करो। 1, यही है। और अदर एसेट्स टोटल 249,800, यही है। अच्छा, शेयर कैपिटल सिर्फ किसका? पेरेंट का। ग्रुप रिजर्व लायबिलिटीज आ गई 43, ये मैच है। हाँ भाई, अब तक सही है। चलो ओके, तो पहले आप सही है। तो भाई आज आपको ऐसे ही कुछ होमवर्क मिलेंगे, थोड़ी सी ट्रिक होगी उसके अंदर, तो देख के करना। सही है, चलो ओके, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।